गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दीक्षित क्लासेस आगरा में क्लास 9 तक चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल, यानी रेखाएं और कोण, जो कि छठा चैप्टर है और मैथ एनसीईआरटी की बुक से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल ये हमारा चैप्टर है, यानी रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, समझना और अपने नोट्स बना लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु की। ये बिंदु है, ठीक है। तो बिंदु क्या है? ये हमारे पास एक बिंदु बन गया। अगर हम किसी पेन पेंसिल रबर, पेन पेंसिल मार्कर, कलर या चॉक या कोयले से किसी भी सरफेस पर, किसी भी तल पर केवल उसको टच करते हैं तो एक बिंदु बनता है। क्या बनता है? बिंदु। तो बिंदु एक इसकी कोई विमा नहीं होती है, मतलब ये केवल पॉइंट होता है जीरो के बराबर, जिसमें कोई विमा नहीं होती है। ना ये लंबाई होगी, ना इसकी चौड़ाई होगी, ना इसकी ऊंचाई होगी, इसकी भी दिशा नहीं होती। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बिंदु की कोई दिशा नहीं होती है। अगर हम ऐसे बहुत सारे बिंदु बना दें तो एक रेखा बनती है। क्या बनती है? रेखा। तो रेखा क्या है? बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, यानी लाइंस। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा का ना कोई आदि होता है और ना इसका कोई अंत होता है, मतलब अनंत से आती है और अनंत से चली जाती है। ठीक है। रेखाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है समांतर रेखा और एक होती है प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, और प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को कहीं जरूर काटेंगे, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है, लेकिन इनके प्रतिच्छेद रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी नियत नहीं होती, वो बदलती रहती है। क्लियर? अगर हम इसी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं की बात करते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। क्या बनता है? रेखाखंड। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं और इसे भुजा भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोण की। ये तो रेखा की इंट्रोडक्शन हो गया। कोण की बात करें, अगर हमारे पास कोई भी दो रेखा दे रखी हैं 1 और 2, जिनको भुजा भी कहते हैं, दो भुजा दे रखी हैं, तो उनके बीच के संख्यात्मक मान को, या ये कहें कि जब एक भुजा दूसरी भुजा, एक भुजा नियत हो, फिक्स हो और दूसरी भुजा गति कर सके, तो दूसरी भुजा के घूर्णन के संख्यात्मक मान को कोण कहते हैं। ठीक है। तो इसको मैंने माना ये स्थिर रेखा है या स्थिर भुजा, कुछ भी मान लो, और ये है स्थिर, ये है गतिमान रेखा, गतिमान भुजा, गतिमान रेखा। तो गतिमान रेखा के घूर्णन के संख्यात्मक मान को कोण कहते हैं। जितना घूमेगा उतना ही कोण हो जाएगा। ठीक है। तो कोण की परिभाषा में दोबारा से बोलूं, ध्यान से सुनना। स्थिर रेखा के सापेक्ष गतिमान रेखा के घूर्णन के संख्यात्मक मान को कोण कहते हैं। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। धनात्मक, अगर कोण को हम घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अगर नापें, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, तो अगर इस दिशा में कोण को नापोगे तो नेगेटिव आएगा, और इसके विपरीत नापोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये कोण कैसे है? यहाँ से नाप रहे हैं तो पॉजिटिव है, और ऐसे नापते तो माइनस होता है, क्योंकि ऐसे घड़ी घूमती है। तो घड़ी की घूमने की दिशा में नापोगे तो माइनस, और उसकी उल्टी दिशा में नापोगे तो प्लस। और हम लोग हमेशा अपने सिलेबस में धनात्मक कोण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कोण हमेशा घड़ी की सुइयों की उल्टी, विपरीत दिशा में ही नापा जाता है। तो दो कोण हो गए। तीसरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब जिसको एक्यूट एंगल, जो कि क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा, जिसका मान 90 से छोटा होता है, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा है राइट एंगल। इनको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं, एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। फिर आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद है लीनियर
एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल या रेखीय कोण, रेखीय कोण जो 180 के बराबर होता है। उसके बाद आता है बृहद कोण या परिवर्त कोण, प्रतिवर्त, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और लास्ट में है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। दो कोण और आ जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा कोण है जो खुद का ही पूरक हो, तो 45 + 45। ऐसा कौन सा कोण है जो खुद का ही संपूरक हो, तो 90 + 90 180 होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, तो ये हमने कोण के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ? आगे देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 का कोण बनता है। अगर मैं यहाँ कोई भी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये तो जो दो कोण बनेंगे उनको आसन्न कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 होता है। ये दोनों आसन्न कोण है या रेखा युग्म कोण भी इनको कहते हैं। तो रेखा युग्म कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोण 1, ये है कोण 2 और ये है कोण 3। ठीक है, हमने क्या किया, ये ए बी सी, BC के समांतर एक लाइन खींची जो कि ये है कोण 4 और ये है कोण 5। ये पूरी सीधी रेखा है। सीधी रेखा पे कितने कोण बनता है? 180 का बराबर 180। तो कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के। और कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो कितना आ गया? 180 आ गया। सवाल ये है ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। अगर हम इस त्रिभुज की किसी भी लाइन को आगे बढ़ा दें और वहां पर कोई कोण बना दें x, तो इसको बृहद कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, जिसका मान हमेशा अपने बगल वाले के एंगल को छोड़कर जो विपरीत अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो बृहद कोण क्या होगा? बृहद कोण इसके बगल वाले को छोड़कर बाकी जो कोण होंगे उनके योगों के कोणों के योग के बराबर होता है बृहद कोण का मान। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा। मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों समांतर रेखा हैं और एक तीसरी रेखा इसको काट दी। ये दोनों समांतर रेखा हैं और एक तीसरी रेखा जो इनको काट दी उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। ये हमने कुछ कोण बना दिए, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण की, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत कोण, पहले का संगत क्या होगा? 5, दूसरे का हो जाएगा 6, तीसरे का हो जाएगा 7 और चौथे का हो जाएगा 8। ठीक है, संगत कोण के बाद हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीसरा हो जाएगा 5वें के बराबर और छठवां हो जाएगा चौथे के बराबर, जिसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। फिर इसके बाद बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण क्रॉस में जो कोण दिए जाते हैं, एक हो जाएगा 7 के बराबर, 2 हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं सह अंतः कोण। सह अंतः कोण का मतलब होता है लाइन के एक तरफ जो दो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है उन्हें सह अंतः कोण कहते हैं। क्या होते हैं उनको? सह अंतः कोण। ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को कोण के बारे में तो समझा दिया है, बाकी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे।